Yes. So, hello everyone. Welcome you all at the Nimbus Learning and Academy. मैं अक्षर का स्वागत करता हूँ इस मेटल फॉर्मिंग की लेक्चर सीरीज में. सो नाउ हमने कल देखा था व्हाट इज द रोलिंग प्रोसेस, रोलिंग क्या होता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रोलिंग, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ रोलिंग. उसके बाद देखा हमने व्हाट इज द रोलिंग डिफेक्ट्स एज वेल. ना ये सब बातें जो है हमने हमारे लेक्चर में किया था. क्लियर. सो नाउ हमने कल शुरुआत की थी एक्सट्रूजन प्रोसेस का कि व्हाट इज द एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है. क्लियर. और उसमें शायद अपने कुछ लिखा था क्या? कुछ लिखा नहीं था. ठीक है ना. साउंड स्लो. ओके. नहीं साउंड तो सही है यार नितीश. कुछ कल लिखा था क्या? लिखे थे. बस एक लाइन लिखी थी उसमें ना, व्हाट इज द एक्सट्रूजन प्रोसेस. ओनली एक ही पॉइंट जो है उसमें कल लिखा था. क्लियर ना. और कुछ मैंने आपको उस पर्टिकुलर हाँ टू स्पेस ट्यूब तक. ओके. उसमें कुछ मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी कि व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सट्रूजन एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन. इसकी बातें भी हमने की है इन आवर प्रीवियस लेक्चर. क्लियर ना. नाउ इसके बाद कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे इन एक्सट्रूजन प्रोसेस, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. क्लियर नाउ. सीमा आप क्या लिख रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा. यस गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सीमा. चलिए. कल जो एक्सट्रूजन का पॉइंट लिखा था उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखें. उसी के बाद माय डियर सेकंड पॉइंट लिखें. उसी के बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे. कल एक ही पॉइंट लिखा था. नाउ सेकंड पॉइंट लिखेंगे. metal is compressed. Metal is compressed. Metal is compressed is compressed and forced to flow through a suitably shaped die to form a product with reduced but constant cross section. इसके बाद लिखें पॉइंट. metal will undergo triaxial compression. Metal will undergo triaxial compression. तो ये hot extrusion is commonly employed. Hot extrusion is commonly employed. Hot extrusion is commonly employed. Lead, copper, aluminium, magnesium and alloys of these metals are commonly extruded.
इसके बाद लिखें नेक्स्ट पॉइंट, स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स एंड nickel based alloys are difficult to extrude use phosphate based and molten glass lubricants phosphate based and molten glass lubricants. देखिए क्या मतलब है इसका। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सट्रूजन प्रोसेस का तो क्या लिखा है, देखो, मेटल इज कंप्रेस्ड एंड फोर्स्ड टू अ फ्लो थ्रू अ सुटेबली शेप्ड डाई टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विथ रेड्यूस बट कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब यह है कि एक्सट्रूजन का अगर हम लिमिटेशन की बात करें, इट इज द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द एक्सट्रूजन। जैसे मान लीजिए ये आपका डाई है, दिस वन इज योर डाई, और सपोज दिस वन इज योर बिलेट, ये आपका बिलेट है, क्लियर। आप क्या कर रहे हो, यहां से फोर्स लगाना शुरू कर रहे हो, क्लियर, विद द रेम, एंड यहां से जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है ना, जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है माय डियर, तो उसका आप समझ पा रहे हो सर, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेड्यूस तो है, लेकिन अगर आप देखें पर्टिकुलर लेंथ के लिए ये क्या है सर, सेम है। पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, सेम है। रेड्यूस तो है, रेड्यूस तो हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है माय डियर, सेम है कि नहीं है। सो इट इज द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस। मतलब अगर आपको कनेक्टिंग रॉड वगैरह बनानी है ना, अगर मान लीजिए आपको डिफरेंट शेप के प्रोडक्ट बनाना है तो आप एक्सट्रूजन से नहीं बना पाएंगे। इट मींस मतलब यहां पे अगर आपको डिफरेंट शेप का प्रोडक्ट बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको डाई को चेंज करना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द ऑल्सो एडवांटेज ऑफ दिस, मीन्स ओनली आप डाई चेंज करके, ओनली आप डाई का शेप चेंज करके आप डिफरेंट प्रोडक्ट बना पाएंगे, क्लियर। इसलिए बोलते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस में माय डियर कि डाई के डिजाइन करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपका डाई का डिजाइन हो गया तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट निकलेगा वो डाई की शेप का ही निकलेगा। इट इज क्लियर। सो डाई डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द एक्सट्रूजन। और यहाँ पे जो निकल रहा है प्रोडक्ट उसका मैं कह सकता हूँ क्या, जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है माय डियर, पर्टिकुलर लेंथ के लिए सेम है। ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको डिफरेंट शेप के प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो आप पर्टिकुलर लेंथ के लिए, जैसे कनेक्टिंग रॉड है, आपका कोई ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है, तो आप इस एक्सट्रूजन से नहीं बना पाएंगे, क्लियर। जैसे कल हमने एग्जांपल दिया था, जो पर्दे की रोड वगैरह होती है, जैसे मान लीजिए जो आपका रोड है, तो पर्टिकुलर लेंथ के लिए उसका सेक्शन क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है। एवरीबॉडी, पर्टिकुलर लेंथ के लिए उसका जो सेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो आप वैसे प्रोडक्ट बना पाएंगे, क्लियर, यस और नो। तो अगर आपको वेरिंग क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट बनाना है पर्टिकुलर लेंथ के लिए तो आप एक्सट्रूजन प्रोसेस को काम में नहीं ले पाते हैं, क्लियर, यस और नो एवरीबॉडी। क्या आप समझ पाए मेरी बात को, क्या आप समझ पाए ना। जैसे यहां सेकंड पॉइंट लिखा है, मेटल विल अंडरगो ट्राई एक्सियल कंप्रेशन। जब भी आपका जो मोल्टन मेटल, बेसिकली आपका जो हॉट मेटेलिक बिलेट है, वो जब इस डाई से जाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ट्राई एक्सियल, तीनों ही जगह से, बिकॉज यहां पे तो आपका कंप्रेशन लग ही रहा है, यहां से कंप्रेशन लगने वाला है और यहां से भी कंप्रेशन लगने वाला है। इट मींस मेटल विल अंडरगो द ट्राई एक्सियल कंप्रेशन इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। मेटल विल अंडरगो विद द ट्राई एक्सियल कंप्रेशन इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस। ना अगर हम बात करें तो जनरली जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं, जनरली जो हमारे डक्टाइल मटेरियल्स हैं, उनको ही हम एक्सट्रूजन प्रोसेस में काम ले पाएंगे, यस और नो। जस्ट लाइक व्हाट योर लीड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एलॉय ऑफ दीज मेटल्स आर कॉमनली
एक्सट्रूडेड। इसका मतलब क्या है सर कि जो आपका लीड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, ये इस टाइप के जो बेसिकली मेटल्स हैं उसको आप आराम से एक्सट्रूड कर पाएंगे। लेकिन जो हार्ड, इसका स्ट्रेंथ माइंडेड ज्यादा है, उनको एक्सट्रूड करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल आपके पैदा होने वाली, बिकॉज आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको लुब्रिकेंट भी यूज करने पड़ सकते हैं, जस्ट लाइक योर फॉस्फेट बेस्ड एंड मोल्टन ग्लास। इस बात ध्यान रखिएगा, ये जो मोल्टन ग्लास यहाँ पे लुब्रिकेंट लिखा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि बेसिकली इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस विच लुब्रिकेंट इज यूज, मोल्टन ग्लास। पिघला हुआ जो मैं कह सकता हूं कि आपका जो ग्लास है वो भी कहीं ना कहीं लुब्रिकेंट की तरह काम में लेते हैं इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस। क्लियर? सो नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सट्रूजन रेशियो। लिखें, एक्सट्रूजन रेशियो का मतलब क्या है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कंप्रेशन की डायरेक्शन, अरे मैं बताऊंगा, पुल नहीं कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। पुल कहां कर रहे हैं? ठीक है प्रहर्ष, पुल कहां कर रहे हैं यार? देखो अभी बात करने वाले हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन का और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का। क्लियर ना? देयर इज पुशिंग एक्शन इज देयर ओनली। क्लियर? इन वायर ड्राइंग पुल एक्शन इज देयर। हाँ, पुल की जरूरत कहां है? ठीक है ना, ड्राइंग प्रोसेस नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट लिखें एक्सट्रूजन रेशियो। लिखें एक्सट्रूजन रेशियो। लिखें एक्सट्रूजन रेशियो। व्हाट इज द एक्सट्रूजन रेशियो हम बात करने वाले हैं। लिखें एक्सट्रूजन रेशियो। देखिए पॉइंट, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ billet to the billet to the cross sectional area of the product, area of the product. So it is the extrusion ratio. It means अगर हम बात करें what is the extrusion ratio, it is the ratio of cross sectional area of billet to the area of the product. Clear? So it is obviously greater than 1. बोलो क्लियर है कि नहीं? तो देखते हैं कितना होता है। देखिए about 40:1, 40:1 for about 40:1 for hot extrusion of steel, for hot extrusion of steel, and 400:1 for aluminium. For aluminium means aluminium को एक्सट्रूड करना बहुत आसान है, इसलिए इसका जो रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। अप्रोक्स 400:1 for the aluminium. फिर देखें इसका एप्लीकेशन का है एक्सट्रूजन का। लिखें एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशंस, वर्किंग देखिए वर्किंग ऑफ poorly plastic and non-ferrous metals and alloys सेकंड लिखें मैन्युफैक्चर ऑफ
sections and pipes of complex configuration. Medium and small batch, medium and small batch production. Medium and small batch production. Manufacture of parts of high dimensional accuracy. Manufacture of parts of high dimensional accuracy. Manufacture of parts of high dimensional accuracy. Done? They are just the application of the एक्सट्रूजन. अब करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बाद कि एक्सट्रूजन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं. लिखें. सबका हो गया भाई? एवरीबॉडी डन ना? वेरी गुड. लिखें. यहां लिखें एक्सट्रूजन have basically of two types. यहां लिखें हॉट एक्सट्रूजन और यहां लिखें कोल्ड एक्सट्रूजन. हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन. फिर हॉट में लिखें माय डियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड कोल्ड में लिखें फॉरवर्ड and backward. Forward and backward. Forward and backward. फॉरवर्ड में लिखें हाइड्रोस्टेटिक. लिखें हाइड्रोस्टेटिक. बैकवर्ड में लिखें कोल्ड एक्सट्रूजन एंड इंपैक्ट एक्सट्रूजन. कोल्ड एक्सट्रूजन एंड इंपैक्ट एक्सट्रूजन. Cold extrusion and impact extrusion. Please note down this classification of extrusion process. डन. अब एक एक करके बातों को समझते हैं. ठीक है ना? सबको देखते हैं. फर्स्ट डाले हेडिंग हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस. डाले हेडिंग हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस. ठीक है. हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस. हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस.
hot extrusion process. लिखिए इसमें द टेम्परेचर रेंज the temperature range for hot extrusion of aluminum is 430 to 480 degree Celsius. 430 to 480 degree Celsius. नेक्स्ट लिखें used to produce curtain rods made of aluminium, जैसे मैंने बताया आपको डिजाइनिंग ऑफ द डाई इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस. देखें डिजाइन ऑफ डाई इज प्रॉब्लम. डिजाइन ऑफ डाई इज प्रॉब्लम. इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज direct. It is further classified as direct and indirect method. It is further classified as direct and indirect methods. क्लियर. नाउ लिखें डायरेक्ट एक्सट्रूजन. लिखें फर्स्ट डायरेक्ट एक्सट्रूजन. नाउ अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो उसमें क्या होगा माय डियर, जैसे कि आपको पता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर आपका जो एक्सट्रूडेड पार्ट निकल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सट्रूजन. क्लियर. तो डायग्राम बनाए सबसे पहले.
This is what the hot metallic billet. और ये आपका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट. ओके, दिस इज योर डाई. This is your die. Blue, yellow color one is your die. Okay, this is your die, my dear. This is your hot metallic billet. This is hot metallic billet. And this one is your ram and plunger system. यहां से आप इसे प्रेशर दे रहे हैं. This is your ram and plunger system. This one is extruded product, जो कि एक्सट्रूजन होके निकल रहा है. एक्सट्रूजन या एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट. एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट. This is what the container. For the container. So जिस डायरेक्शन में आपका रैम एंड प्लंजर मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में दिस इज व्हाट द रैम आपका मटेरियल एक्सट्रूड हो रहा है, इसे बोलते हैं अपन डायरेक्ट एक्सट्रूजन. इसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. A ram forces the billet inside the chamber and extrudes it through the die. A ram forces the billet inside the chamber का हो या कंटेनर का हो, बात तो एक ही है, and extrude it through the die. Material extrudes in same direction of applied load. Material extrudes in same direction of applied load. थर्ड पॉइंट लिखें. As there is
as there is a relative movement, as there is a relative movement between billet and chamber. यहां आप देख पा रहे हो, the relative movement between the chamber and billet is more. Okay, as you seen in this direct extrusion, the relative movement between the chamber and the die, sorry, chamber and the basically billet is more. Clear? The contact surface, the contact area is more, my dear. The contact length is more. Yes everybody? जैसे आप फोर्स लगाओ उससे क्या होगा, आपको जो बिलेट और चैम्बर के बीच फ्रिक्शन पैदा होगा. यस और नो? क्या समझ पा रहे हो? बिकॉज द कॉन्टैक्ट लेंथ बिटवीन द बिलेट एंड चैम्बर इज मोर. यस और नो माय डियर? इस वजह से उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें यहां से जो रैम फोर्सेस है वो क्या लगाने पड़ेंगे, ज्यादा या कम? यस, अगर इसको मुझे एक्सट्रूड करना है और यहां पे फ्रिक्शन आ गया तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे, यस वेरी गुड, यहां पे रैमिंग जो फोर्स है, रैमिंग जो प्रेशर है वो क्या लगाना पड़ेगा माय डियर, ज्यादा लगाना पड़ेगा. बिकॉज देयर अकरेंस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मेटालिक बिलेट एंड द चैम्बर इज मोर इन द डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस. क्लियर? सो इसीलिए यू नो व्हाट, अगर आप बात करें सर ये जो आप डायरेक्ट एक्सट्रूजन की बात करने वाले हो, तो ये जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन का काम हम कब करेंगे, स्ट्रॉन्ग मेटल के लिए या फिर सॉफ्ट मेटल के लिए? यस एवरीबॉडी, सॉफ्ट के लिए. अब मेरी बात सुनो प्रहर्ष, देखिए भाई ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट होने वाला है उसमें फोर्स कम लगने वाला होगा. जो इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन वाला होगा तो उसमें जो रिलेटिव मूवमेंट, जो फ्रिक्शन बिटवीन द चैम्बर एंड द हॉट बिलेट इज लेस इन द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन. मैं बात करूंगा अभी उसकी भी. एक बार मान लो कि उसमें कम होता है, ठीक है, उसमें आपको फोर्स कम लगाने पड़ेंगे. बिकॉज वहां पे क्या है कि आपका बिलेट एंड चैम्बर के बीच में जो कांटेक्ट है वो कम होगा, कम लेंथ तक होगा. क्लियर? इसकी वजह से इस इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन फ्रिक्शन भी कम होगा. अगर फ्रिक्शन कम होगा तो आपको जो रैमिंग फोर्स है वो कम लगाने पड़ेंगे. यस और नो? तो ये जो, अगर आप यहां पे ज्यादा फोर्स लगाने ही वाले हो बाय डिफॉल्ट, बिकॉज आपको लगाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम इस जो आपका डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस है, क्यों ना हम इसका यूज जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है उसको एक्सट्रूड करने में लगा दें. भाई ध्यान सुनो, देखो ऐसा नहीं है कि सर इससे आपका सॉफ्ट मटेरियल नहीं हो पाएगा, लेकिन उस सॉफ्ट मटेरियल को हम इससे क्यों करें, जबकि अगर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में ऑलरेडी आपका कम फोर्स से मटेरियल एक्सट्रूड हो रहा है तो हम सॉफ्ट मटेरियल के लिए इनडायरेक्ट यूज ना कर लें. यहां पे हमें ऑलरेडी ही ज्यादा फोर्स लगाने रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द चैम्बर एंड द बिलेट. अगर हमें यहां पे ऑलरेडी ही ज्यादा फ्रिक्शन या ज्यादा एनर्जी लगाने की रिक्वायरमेंट है तो क्यों ना हम इसमें यहां पे स्ट्रॉन्ग मटेरियल को एक्सट्रूड कर लिया जाए ताकि हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी सेव होगा. बोलो क्लियर? यस और नो? इसलिए ध्यान रखिएगा, जो आपका डायरेक्ट एक्सट्रूजन है उसका हम यूज करते हैं जब आपका स्ट्रॉन्ग मटेरियल का एक्सट्रूजन करना होता है. प्रहर्ष, नाउ यू गॉट इट? अभी देखेंगे अपन जब इनडायरेक्ट, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा. ठीक है ना? चलिए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखें. हाँ यही पॉइंट है. देयर इज अ रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन बिलेट एंड चैम्बर. देयर इज रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन बिलेट एंड चैम्बर hence friction appears at chamber billet interface. Friction appears at chamber billet interface and hence some extra load is required, and hence some extra load is required
some extra load is required to compensate, extra load is required to compensate for the frictional work, compensate for the frictional work. Use for relatively strong materials, use for relatively strong materials. डन। एवरीबॉडी डन हो गया? इसका मतलब यह है कि जो फ्रिक्शन इसमें लग रहा है उसको कंपनसेट कर पाया। इसका मतलब यह होगा कि जो भी यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको कंपनसेट करने के लिए आपको यहां से फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब आपका जो है मटेरियल आराम से एक्सट्रूड होगा। ठीक है ना? ओके अगर यहाँ फ्रिक्शन कम होता तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब इस फ्रिक्शन को कंपनसेट करने के लिए चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लगने वाला है, इसके लिए आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है। ठीक है नितिश राय? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट लिखें इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन को समझने से पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझिएगा। पहले हेडिंग इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन अच्छा, जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन अभी हमने देखा है, क्या बोल रहे हो सर सिलेंड्रिकल बिलेट ही यूज क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द चैम्बर माय डियर, बिकॉज सिलेंड्रिकल बिलेट पे अभी बताऊंगा आपको, जब हाइड्रोस्टेटिक पढ़ेंगे अपन उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं माय डियर, जब भी सिलेंड्रिकल बिलेट की बात करने वाले हैं उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स उस बिलेट पे लगने वाला है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस थ्योरी, उसका जो फोर्स की बात करने जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होता है। क्लियर ना? इसलिए अपन सिलेंड्रिकल बिलेट को जनरली यूज करते हैं। क्लियर? आप चाहे तो यूज कर सकते हैं कोई भी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मेटेलिक चैम्बर, बट जनरली अपन सिलेंड्रिकल बिलेट ही यूज यहां पे करते हैं। क्लियर ना? बिकॉज ऑफ द इजीली एक्सट्रूजन ऑफ द मटेरियल। अब देखें एक बार, अच्छा अगर मैं बात करूं, नहीं कम कहां होगा फ्रिक्शन, तो इट इज फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट, फ्रिक्शन तो यह बात करने वाले हैं, तो फ्रिक्शन तो इस मेटेलिक बिलेट और इसके बीच में होता है, तो फ्रिक्शन कम कैसे होगा? फ्रिक्शन तो लगने वाला ही है। क्लियर ना सर? फ्रिक्शन का दिक्कत नहीं है, इट इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस थ्योरी। अगर आप स्ट्रेस थ्योरी में जाएंगे तो वहां पे सिलेंड्रिकल शेप में जब आप क्या करते हो, फोर्स की बात करते हो माय डियर, तो देन उस पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है किसी भी हॉट वर्क पीस का, अगर हम बात करें डक्टाइल मटेरियल्स का। ठीक है ना? सो जो स्ट्रेसेस लगने वाले होते हैं इन दैट कंडीशन वो कम लगते हैं इन द सिलेंड्रिकल शेप, इसलिए अपन सिलेंड्रिकल शेप की बात यहां पे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर यहां बात करें अपन जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन था,
आप समझ सकते हो इट इज लाइक पिचकारी, ऐसा किया, इस तरफ से रेमन डाला प्लंजर और इस तरफ से आपका जो है पानी निकल गया। तो समझ पा रहे होंगे सर, इट इज लाइक द डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इंजेक्शन कह सकते हो, है ना, पिचकारी कह सकते हो, कुछ भी बोलो। क्लियर ना। अब अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन की बात करूं तो मान लीजिए कुछ ऐसा आप ना समझ सकते हैं, ना समझेगा। मान लीजिए आप जो होली खेलते हो, ये पिचकारी है आपकी, ठीक है ना, कुछ ऐसा, ठीक है। नाउ ये अगर मान लीजिए आपकी पिचकारी है, यहां पे आपने क्या किया है, अब इस पर्टिकुलर जो आगे वाला जो मुंह है उसका बंद कर दिया है, ये आपने इसको बंद कर दिया है, ठीक है, बंद कर दिया। और मान लीजिए आपने ये ऐसा कुछ ऐसा किया है कि यहां पे इसको खोल के, प्लंजर को खोल के यहां पे भर दिया है क्या, आप समझते हो, गुथा हुआ आटा। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जस्ट गुथा हुआ आटा जो है, व्हीट जो बोलते हैं अपन, गुथा हुआ जो आटा होता है, उसको हमने यहां पे भर दिया। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये काम कर रहा है एक बिलेट का, ये काम कर रहा है हमारे किसका, काम कर रहा है बिलेट का काम कर रहा है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं रैम और प्लंजर यूज करना चाहूं, अगर मैं यहां पे रैम और प्लंजर यूज करना चाहूं, मान लीजिए आपका जो प्लंजर और रैम का जो पोर्शन है बेसिकली, वो अगर होलो है, वो अगर मान लीजिए आपका होलो है, अगर होलो रैम एंड प्लंजर यूज करना चाहूंगा और उस होलो रैम एंड प्लंजर को मैं यहां पे अगर फोर्स लगाता हूं इस पर्टिकुलर गूथे हुए आटे के ऊपर, ये होलो है रैम एंड प्लंजर, क्या वीडियो स्टॉप हो गया क्या, वीडियो स्टॉप हो गया है क्या, बस आई रिफ्रेश इट। नाउ क्लियर। मान लीजिए आपका जो रैम एंड प्लंजर है वो होलो है। माय डियर, अगर होलो रैम एंड प्लंजर होगा, उस होलो रैम एंड प्लंजर को आप इसके अंदर इंजेक्ट करवाएंगे या इसके अंदर डालेंगे, तो जो आपका एक्सट्रूजन निकलने वाला है, जो आपका बेसिकली गुथा हुआ आटा निकलेगा, वो किस फॉर्म में निकलेगा, सॉलिड फॉर्म में निकलेगा। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आपका रैम एंड प्लंजर होलो है, अगर आपका रैम और प्लंजर माइड होलो है, तो अगर होलो रैम एंड प्लंजर को आपने यहां पे इंजेक्ट करवाया इस पर्टिकुलर बिलेट में, तो जो एक्सट्रूडेड पोर्शन निकलने वाला है वो कैसे निकलेगा, इन सॉलिड फॉर्म, यस और नो। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहां पे, अगर मान लीजिए आपने यहां पे सॉलिड रैम एंड प्लंजर यहां पे आपने पेनिट्रेट करवाया या इंजेक्ट करवाया, अगर ये आप में डालोगे माय डियर सॉलिड रैम एंड प्लंजर, तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए थोड़ा बड़ा लेता हूं, यहां पे अगर आप इसे डालोगे तो जो यहां से बाहर निकलने वाला है जो गुथा हुआ आटा, वो किस फॉर्म में निकलेगा, होलो फॉर्म में, यस और नो। क्या समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। इसका मतलब जब आप होलो रैम एंड प्लंजर यूज करने वाले हो इन द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, बिकॉज व्हाट इज इनडायरेक्ट, आप इस साइड में लगा रहे हो क्या फोर्स, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो फोर्स, इस डायरेक्शन में डाल रहे हो रैम एंड प्लंजर, और आपका इसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकल रहा है, आपका एक्सट्रूडेड पार्ट निकल रहा है। यस तो मैं कह सकता हूं कि ये इट इज टाइप ऑफ व्हाट, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। और दूसरा मैं ये कहता हूं सर, अगर आपने रैम और प्लंजर होलो यूज किया है, इफ यू यूज द होलो रैम एंड प्लंजर, देन आपके पास जो एक्सट्रूडेड मेटल निकलने वाला है वो किस फॉर्म में निकलेगा, इन सॉलिड फॉर्म, यस और नो। अरे बोलो, अगर यहां पे मैं होलो रैम एंड प्लंजर यूज करूंगा तो मटेरियल जो एक्सट्रूजन से एक्सट्रूड होने वाला है वो कैसा एक्सट्रूड होगा, सॉलिड है होलो। अरे बोलते क्यों नहीं भाई, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। अगर मैं यहां पे होलो डालूंगा, होलो रैम एंड प्लंजर को यूज करता हूं, तो जो आपका एक्सट्रूडेड मटेरियल निकलने वाला है वो कैसे निकलेगा भाई, सॉलिड फॉर्म में, बिकॉज जहां पे आपका होलो है उससे निकलेगा।
लेकिन अगर आप यहां पे सॉलिड रैम एंड प्लंजर को यूज कर रहे हो, अगर आप यहां पे माय डियर सॉलिड रैम एंड प्लंजर को यूज कर रहे हो, तो जो आपका एक्सट्रूडेड पोर्शन निकलने वाला किस फॉर्म में निकलेगा? होलो फॉर्म में। क्या आप इस बात को समझ पाए? यस और नो? क्या आप इस बात को समझ पाए? देखिए यस, यहां पे देखें ये आपका है बिलेट, ठीक है, और दिस इज व्हाट द बिलेट ब्लू वन। ये जो रैम और प्लंजर आप यूज कर रहे हो वो कैसा है? होलो है क्या? यस एवरीबॉडी। जो 3 नंबर बोल रहा हूं मैं, 3 नंबर, ये 3 नंबर क्या है आपका? होलो रैम एंड सिस्टम है क्या माय डियर? देखो ये क्या है आपका? होलो है क्या? जस्ट लाइक दैट। अगर आपने होलो रैम एंड प्लंजर यूज किया है, अगर आपने होलो रैम एंड प्लंजर यूज किया है माय डियर, देखो यहां पे जो एक्सट्रूडेड मटेरियल निकल रहा है वो किस फॉर्म में निकल रहा है? सॉलिड फॉर्म में। 1 नंबर क्या है आपका? इट इज व्हाट द बिलेट। 2 नंबर क्या है आपका? चैम्बर। और 5 नंबर क्या है जहां से आपका वर्कपीस निकल रहा है सॉलिड फॉर्म में? और 4 नंबर क्या है आपका? डाई। इट इज व्हाट द डाई। यस और नो? तो दिस, ये जो बात करने वाला हूं ये क्या है आपका? होलो रैम एंड प्लंजर है। इट इज व्हाट द होलो रैम एंड प्लंजर। अगर होलो रैम एंड प्लंजर यूज किया तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सट्रूडेड पोर्शन निकलने वाला है इट इज इन सॉलिड फॉर्म। और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, आप रैम और प्लंजर से देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम द रैम एंड प्लंजर, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जो आपका एक्सट्रूडेड पार्ट निकल रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन निकल रहा है क्या? तो इट इज अ टाइप ऑफ, I can say it is what the indirect extrusion. It is what my dear indirect extrusion है कि नहीं बताओ? Yes or no? Clear? Now यही अगर मैं अब इसमें बताओ, आप जो रैम और प्लंजर यूज कर रहे हो कैसा है? सॉलिड है या फिर होलो है? जो रैम एंड प्लंजर यूज कर रहे हो वो सॉलिड है या फिर होलो है? अरे ये रहा रैम एंड प्लंजर, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ये रहा आपका क्या? रैम एंड प्लंजर। और ये जो रैम है बेसिकली आपका ये सॉलिड फॉर्म में है बिल्कुल। दिस इज व्हाट द डाई। और यहां से जब आपका मटेरियल निकल रहा है ये कैसा है आपका? होलो है। इट इज व्हाट द होलो। जो मटेरियल आपका एक्सट्रूड हो रहा है वो क्या है आपका? होलो है। यस, दिस इज व्हाट द बिलेट। दिस इज व्हाट द बिलेट माय डियर। यस और नो? क्लियर ना? सो यहां पे अगर मैं देखूं, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे देखूं मैं, अगर आप सॉलिड रैम एंड प्लंजर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मटेरियल एक्सट्रूड हो रहा है वो कैसा हो रहा है? होलो हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगर आप सॉलिड रैम एंड प्लंजर यूज करते हैं तो आपका मटेरियल निकलता है होलो, अगर आप होलो रैम एंड प्लंजर यूज करते हैं तो मटेरियल निकलता है आपका सॉलिड। क्या बात समझ पाए एवरीबॉडी? सो इन बोथ ऑफ द प्रोसेस जो मेटेलिक चैम्बर जो आपको दिखाई दे रहा है, मेटेलिक चैम्बर और जो एक्सट्रूडेड पार्ट है उनके बीच फ्रिक्शन बहुत कम है। बोलो, जो मेटेलिक चैम्बर और जो एक्सट्रूडेड पार्ट है बेसिकली उसके बीच फ्रिक्शन बहुत कम है माय डियर। फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। दैट मींस यहां पे जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या है? बहुत कम है एज कंपेयर टू व्हाट द डायरेक्ट एक्सट्रूजन। यस और नो? एज कंपेयर टू डायरेक्ट वन मैं कह सकता हूं क्या सर? इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस फोर्स वैल्यू इज वेरी वेरी लेस।
तो इसके लिए हम यूज करते हैं सर जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं उनको एक्सट्रूड करने के लिए, वैसे ही आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन यूज करते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या आप सबको बात समझ में आई? अब देखो दोनों ही प्रोसेस, आप डायरेक्ट बनाओ ये वाला, डाले हेडिंग इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन, डाले हेडिंग इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन। और ये पहला डायग्राम कौन सा है हमारे, तो ए डायग्राम दिखा रहा है आपको कि इसमें आपने जो होलो रैम एंड प्लंजर यूज किया है, इट इज व्हाट द होलो रैम एंड प्लंजर। अगर आप होलो रैम एंड प्लंजर यूज करेंगे तो जो मटेरियल आपका निकलने वाला है वो निकलेगा क्या, सॉलिड। और यहां पे आपने यूज किया सॉलिड रैम एंड प्लंजर, यहां पे यूज किया आपने सॉलिड रैम एंड प्लंजर। अगर इसकी बात करें तो यहां पे जो मटेरियल आपका निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है माय डियर, होलो निकल रहा है। प्लीज नोट डाउन दिस बोथ डायग्राम। हाँ क्या बोल रहे हैं प्रहर्ष, सर अगर सॉलिड और होलो रैम, हाँ यस बिल्कुल, यहां अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही कहा, अगर सॉलिड रैम एंड प्लंजर यूज कर रहे हैं देयर इज, यहां पे हम कह सकते हैं सर मेटेलिक बिलेट और कंटेनर के बीच में फ्रिक्शन है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, तो यहां पे आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होलो रैम एंड प्लंजर, बिल्कुल सही। ठीक है श्रवण और प्रहर्ष, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस सॉलिड रैम एंड प्लंजर में आपका जो फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड, देखो एक्चुअली होता क्या है ध्यान समझिएगा। एक तो ना अगर आपका डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या हो रहा था, जब आप डायरेक्टली फोर्स लगा रहे थे देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड यू नो मेटल चेम्बर इज हाई। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सर कांटेक्ट तो है लेकिन आप फोर्स यहां लगा रहे हो तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका मेटल निकल रहा है, in this case the friction between the container and the billet is less, direction is opposite, direction opposite my dear। वहां तो उस डायरेक्शन में तो आपका फोर्स लगा रहा था, वहीं आपका चैम्बर था, तो इसलिए इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन फोर्स रिक्वायरमेंट इज मोर देन द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। लेकिन अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे माय डियर, तो ध्यान रखिएगा सॉलिड रैम एंड प्लंजर आप यूज करेंगे जब यहां पे फोर्स की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होलो रैम एंड प्लंजर, बिकॉज in this kind of the operation the friction between the metallic chamber, metallic billet and container is more as compared to hollow ram and plunger, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पूछे तो डायरेक्ट में क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो प्लीज ड्रॉ द डायग्राम।
डन। अच्छा, अगर मैं यहां पे बात करूं, ध्यान से देखिएगा, इन द होलो रैम एंड प्लंजर, इन होलो रैम एंड प्लंजर, अगर मैं यहां पे फोर्स निकालने की बात करता हूं, ध्यान से देखें, मान लीजिए फोर्स क्या होता है आपका, सिग्मा इंटू एरिया ना, ये होता है। सो यहां पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स कहां लग रहा है, आप देखेंगे, अगर डायरेक्ट एक्सट्रूजन की बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो डायरेक्ट में जो फोर्स लगने वाला है वो तो उस पूरे के पूरे एरिया पे लगने वाला जो ए नोट था, यस और नो। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा डायरेक्ट में, ये मान लीजिए आपका बिलेट था, दिस इज फॉर द डाई, और जो आप रैम लगा रहे हो बेसिकली, ये आपका पूरा पूरा होता है बिलेट, वो यहां पे लगा रहे हो माय डियर। तो मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन माय डियर, जो आपका अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं, अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो क्या होगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए नोट, यहां पे लिखें एफ इज इक्वल टू, मैं लिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए नोट, ओरिजिनल एरिया, यस और नो, अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं। लेकिन यहां पर अगर बात करें कि अगर होलो रैम एंड प्लंजर की बात करें तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, कहां लग रहा है भाई, ये आपका होलो रैम एंड प्लंजर है, ये आपका होलो रैम एंड प्लंजर है, वो यहां पे लगा रहा है क्या फोर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है वो कह सकता हूं कैसा, दिस इज ए नोट, ये आपका मान लीजिए ए नोट है, और ये आपका मान लीजिए ए एफ है, ये आपका ए नोट है और ये आपका ए एफ है, ये ओरिजिनल एरिया, ये आपका जो एक्चुअल एरिया है। तो इनका डिफरेंस कर दूं क्या, अगर यहां पे मैं निकालूं फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा, और एरिया कितना होगा सर, ए नोट माइनस ए एफ, जितना बचा है उस पर ही तो फोर्स लग रहा है बाबू, जितना बच रहा है उस पर ही तो फोर्स लग रहा है। वेरी गुड श्रवण, सिग्मा इज इक्वल टू ए नोट अपॉन ए नोट माइनस ए एफ। यहां पर अगर बात करें, अगर सॉलिड रैम एंड प्लंजर की बात करने वाले हैं तो एफ क्या होगा, एफ एक्शनल इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्शनल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एरिया ऑफ डाई, कि ओनली आपका फोर्स जो है डाई पे लग रहा है, ये आपकी डाई है बेसिकली, देखो ये आपकी डाई है, तो जो फोर्स लगा रहे हो आप यही तो लगा रहे हो, एरिया ऑफ द डाई, यस। क्या बात समझ पाए, एफ इज इक्वल टू सिग्मा एक्शनल ए नोट माइनस ए एफ, और अगर आप बात करने वाले हैं सॉलिड रैम एंड प्लंजर का तो एफ एक्शनल इज इक्वल टू सिग्मा एक्शनल मल्टीप्लाई बाय ए डाई, ये बात भी लिख लीजिए। प्लीज नोट डाउन दिस कंसेप्ट ऑल्सो। अभी सिग्मा कहां से आएगा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, सिग्मा कहां से लेना है क्या लेना है मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, जब अपन फॉर्मूलेस की बात करने वाले हैं एक्सट्रूजन का, ठीक है। अभी ये डायग्राम आ गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि फिर आगे समझने में दिक्कत नहीं हो कि सर ए नोट माइनस एफ कैसा आया और ए डाई कैसा आया, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दिए हैं इन द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। क्यों, क्या हुआ सरवन, तुम्हें इस बात से क्या लेना, कितने लेना है, तुम्हें कुछ करना है क्या, कुछ अनाउंसमेंट करना है क्या, अरे तो भाई तुमको बाकी क्या करना है, हैं श्रवण, तुम्हें क्या करना है बाकी से, तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हें अगर पूछते हैं तो तुम जवाब दो, और क्या, अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा ही उसमें दिक्कत है, मेरा तो क्या है यार, तब तुम बोलोगे भाई क्लियर हो गया, नहीं हुआ तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं ऐसे आगे बढ़ जाऊंगा, फिर तुम कहोगे समझ में नहीं आया। भाई मैं क्यों पूछता हूं आपसे क्लियर है कि नहीं है, या फिर ये सब, ताकि जब आपको क्लियर हो तब मैं आगे बढ़ू ना। अब अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं है, और क्या।
फिर मैं मेरे हिसाब से चलूंगा और क्या, ठीक है पसंद में आ गया होगा। इंटरेक्शन शुड बी देयर यार, इंटरेक्शन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एटलीस्ट जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आप समझें कि इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जब मैं पूछता हूँ उसका जवाब दें, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए भी, है ना। हाँ भाई हो गया। चलिए वेरी गुड। अब देखो सबका एक साथ आ रहा है, अब बोल दिया ना, अब सबका एक साथ आ रहा है, ठीक है। कि मास्टर ने बोल दिया तो करते हैं एक बार, थोड़ा खुश तो करना भी तो है, ठीक है। लिखो इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन, इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन, इसको हटाओ। ये बस समझाने का था और कुछ नहीं है ना। चलिए अरे लिखिए इसमें इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट लिखें इसमें, डायग्राम बनाने के बाद, द मटेरियल इज extruded, the material is extruded in opposite direction of applied load, opposite direction of applied load. If a solid ram is used, then extruded section will be hollow, and if hollow ram is used, extruded section will be solid, extruded section will be solid. सेकेंड पॉइंट लिखें, there is negligible relative movement between billet and chamber, therefore no friction at billet chamber interface, and the required load in indirect extrusion is about 20 to 30% lesser, 30% lesser than direct extrusion, 20 to 30% lesser than the direct extrusion.
फिर लिख लें यूज फॉर रिलेटिवली सॉफ्ट मटेरियल, यूज फॉर रिलेटिवली सॉफ्ट मटेरियल। डन, वेरी गुड। सो यहां पे देखें हमने हॉट एक्सट्रूजन के टाइप, फर्स्ट वन कौन सा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, क्लियर। नाउ अगर हम कोल्ड की बात करने वाला है, कोल्ड में अपन बात करने वाले हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, सेम है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है सर, जिस डायरेक्शन में आपका प्रेशर होगा अगर उसी डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूडेड पार्ट है उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। बैकवर्ड बोले तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा उसका अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका एक्सट्रूडेड पार्ट निकल रहा है उसे बोलेंगे अपन बैकवर्ड। बस नाम का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो नाउ कोल्ड का मतलब क्या, कोल्ड एक्सट्रूजन का मतलब क्या सर, अगर आप एक्सट्रूजन कर रहे हैं बिलो आरएक्स टेम्परेचर इट इज व्हाट द कोल्ड एक्सट्रूजन। बोलो क्लियर है कि नहीं एवरीबॉडी। तो जो हॉट एंड कोल्ड की जो बातें हैं वो वही सेम रहने वाली है जो हमने हॉट एंड कोल्ड के जो डिफरेंसेस देखे थे। अगर ये पूछ ले एग्जामिनेशन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉट एक्सट्रूजन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड एक्सट्रूजन, तो जो मैंने आपको हॉट एंड कोल्ड में जो डिफरेंस बताए हैं 5-7 डिफरेंस, वो सब के सब हो जाएंगे सबके डिफरेंस। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप कह सकते हैं सर इन हॉट एक्सट्रूजन द सरफेस फिनिश इज पुअर, इन कोल्ड एक्सट्रूजन सरफेस फिनिश इज हाई। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो जो भी पॉइंट मैंने बताया था आपको, इन कोल्ड एक्सट्रूजन सर स्ट्रेंथ विल बी मोर, इन हॉट एक्सट्रूजन स्ट्रेंथ विल बी लेस। तो इन सबको बार बार लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो हॉट एंड कोल्ड वर्किंग के जो मैंने डिफरेंस लिखा है आप सब में उसको ऐड कर सकते हो। बोले हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग, बस वही हो गया हॉट रोलिंग कोल्ड रोलिंग। हॉट फोर्जिंग कोल्ड फोर्जिंग, वही हो गया जो मैंने लिखा है आपको। मतलब डिफरेंस की बात करें, जो बेसिक डिफरेंस है वो वही रहने वाले हैं माय डियर, जो कहीं ना कहीं आपने वो डिफरेंस में लिखे थे। क्लियर। नाउ अब देखते हैं, लिखें कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। हॉट हो गया, अब लिखें कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। लिखें कोल्ड एक्सट्रूजन, कोल्ड एक्सट्रूजन लिखें। इसमें फर्स्ट पॉइंट, यूज विथ लो स्ट्रेंथ, यूज विथ लो स्ट्रेंथ metals such as lead, tin, zinc and aluminium to produce collapsible tubes for toothpaste, medical tubes, and small cans। अरे कैन पीते हो कि नहीं आप लोग, कैन पीते हो कि नहीं, कैन पीते हो ना। हाँ, किसका पिया भाई, प्रहर्ष किसका पिया है।
हाँ तो ठीक है, लिखें स्मॉल कैंस फॉर एंड लार्ज कैंस ऑल्सो, लार्जर कैंस ऑल्सो। ये जो श्रवण बोल रहे हैं ना, बड़ा ऐसा है, आपकी जो प्रोफाइल है हमारे पास सेव है, आपके नंबर, आपके पिताजी के नंबर, ठीक है ना, आप पापा के नंबर, फैमिली के नंबर जो भी दे रखे हैं आपने। तो क्या है कि ये जो स्ट्रॉन्ग लिख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आगे बात पहुंच सकती है, ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना करें। लार्जर कैंस, अब तुम्हें क्या लगता है जो कि प्रहर्ष बोल रहे हैं, तो ये क्या ऐसे ही बोल रहे हैं माउंटेन ड्यू? थोड़ा दिमाग तो रखो यार। ठीक है, चलिए, लार्जर कैंस फॉर फूड, ये ऐसे ही जाएगा, स्क्रीनशॉट खींच के जाएगा पूरा ऐसा, आपके पापा को होगा फॉरवर्ड कि देखो आपका बच्चा ना ये कुछ बोल रहा है सर, कैन की बात चल रही थी तो स्ट्रॉन्ग नाम ले रहा है, मुंह मार देंगे। ठीक है, लिखे फूड एंड बेवरेजेस। अब देखो कैसे बनते हैं ये सब, बाय द कोल्ड एक्सट्रूजन। जैसे देखें, लिखें बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन, लिखें बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन। व्हाट इज द बैकवर्ड, लिखें, ये लिख लिया भाई सब लोगों ने, सबने लिखा ये वाला? हाँ वो मुझे पता है, ठीक है ना, आपसे ज्यादा उम्र मैंने ली है श्रवण, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे है और मैंने भी उम्र ली है, ठीक है ना, जो आपकी एज है वो मेरी भी एज थी, ठीक है ना, और है अभी भी। चुप रहो तुम। तो तुम क्या मुझे बुढ़ा बिल्कुल वो समझते हो क्या, बुढ़ा समझते हो क्या, पता ही नहीं होगा सर कुछ है? अरे भाई लिख लिया, चलो नेक्स्ट लिखो, बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन। और आपसे सीनियर है बस, और क्या है, आप लोग सीनियर है और तो कुछ है ही नहीं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ी कि भाई बहुत ज्यादा बड़े हैं कुछ, है ना, बस आपसे सीनियर है बस। जिस एग्जाम की आप तैयारी करके आए हो उसको हम पास करके आए हैं, तो कहेंगे आपको पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना, तो ये जस्ट लाइक जूनियर एंड सीनियर्स, ठीक है ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लिखे बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन। लिखे the metal is extruded, the metal is extruded through the gap between the punch and die, opposite to the punch movement, for softer material, such as aluminum and magnesium, aluminum and its alloy, देखिए यूज फॉर मेकिंग collapsible tubes, इसका मतलब क्या है collapsible tubes का? What is the meaning of collapsible tubes? Cans for liquid
cans for liquid and similar article. हाँ, फ्लेक्सिबल कह सकते हो या फिर कह सकते हैं जैसे मान लो इसको यूज कर लिया, उसको तोड़ मोड़ के फेंक दो, है ना। जैसे आप किसी कैन को यूज करते हो चुपके चुपके से, उसको फिर मोड़ के तोड़ के फेंक देते हो कि जाओ भाई। हाँ, कैसे भी मोड़ कर सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही प्रश्न, ठीक है ना। उसको आप मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, ठीक है ना, मोड़ के फेंक सकते हो, कुछ तो पी लिया फिर मोड़ के फेंक दिया, ठीक है। चलिए सुनाओ कैसे होता है, देखो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द बैकवर्ड एक्सट्रूजन, दिस इज व्हाट द बैकवर्ड एक्सट्रूजन। देखें अच्छे से, ये क्या है, आपका पंच है, इट इज व्हाट द पंच, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देख लो, मैं वापस दिखा दूंगा, ठीक है। ये पंच है आपका, क्लियर ना, दिस इज व्हाट द पंच, और ये है आपकी डाई, और इसे बोलते हैं अपन स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग, वो वाला स्लैग नहीं, वेल्डिंग वाला, ऐसे। ये एक मेटल का टुकड़ा है जो यहां पे रखा गया है, क्लियर ना। और यहां पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पंच को हाई फोर्स के साथ इंपैक्ट करवाने वाले हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप इंपैक्ट करवा रहे हो, कहीं ना कहीं उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने वाला है, इस पोर्शन का एक्सट्रूजन होने वाला है। तो इसे हम बोलते हैं माय डियर बैकवर्ड एक्सट्रूजन। और बैकवर्ड में भी कौन सा, कि सर यहां पे जो आपका पंच है वो इंपैक्ट फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसे इंपैक्ट एक्सट्रूजन। क्या बोलते हैं माय डियर, इंपैक्ट एक्सट्रूजन, इसे बोला जाता है माय डियर आपका इंपैक्ट एक्सट्रूजन, क्लियर। सुनाओ, जैसे ही जो आपका पंच है वो यहां पे फोर्स लगाएगा, ये जो आपका स्लैग है जो कि बेसिकली मेटल का टुकड़ा है, वो कहीं ना कहीं इस जो आपका पंच दिख रहा है उसकी शेप के अनुसार, उसकी शेप के अनुसार अपना शेप ले लेगा अकॉर्डिंग टू योर डाई ऑल्सो, क्लियर। आप देख रहे हो ऐसे ही बनती है आपकी क्या, ट्यूब्स वगैरह जो बनती है, कोलेस्ट्रेबल ट्यूब्स, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दिस प्रोसेस। इसे बोलते हैं अपन इंपैक्ट एक्सट्रूजन। क्या बोलते हैं माय डियर, इंपैक्ट एक्सट्रूजन। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में कि जस्ट लाइक दैट कि कोलेप्सिबल ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोसेस, तो आपका जवाब होगा इंपैक्ट एक्सट्रूजन। इट इज टाइप ऑफ व्हाट, द कोल्ड बैकवर्ड एक्सट्रूजन, क्लियर। ये किसका टाइप है सर, ये कोल्ड एक्सट्रूजन का बैकवर्ड एक्सट्रूजन का टाइप है, क्लियर। बिकॉज हम यहां पे जो फोर्स यहां पे लगा रहे हैं, इट इज टाइप ऑफ व्हाट, इंपैक्ट टाइप, क्लियर। क्या आप समझ पा रहे हैं, इट इज व्हाट द इंपैक्ट एक्सट्रूजन। तो आप ये डायग्राम बनाओ, डालो हेडिंग इंपैक्ट एक्सट्रूजन, और प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। उसके पहले जो लाइन नहीं लिखी थी वो लिख लो, और उसके बाद डाले हेडिंग इंपैक्ट एक्सट्रूजन। ये लाइन लिखने के बाद इंपैक्ट एक्सट्रूजन, डन। देन डायग्राम बनाए इंपैक्ट एक्सट्रूजन का, like it is your die,
it is what your slag and this is what the punch. This is what the punch. रवि प्रिंस दिख नहीं रहा आज, क्या बात है? प्रिंस कहाँ है आज? ये बाहर गया है क्या? कल भी नहीं आया शायद। तभी क्लास में शांति कैसे है? This is what the impact extrusion बनाई। This is the slag. This is the die. ये आपका पंच हो गया। These are the basic process of what the impact extrusion. Done? चलिए नाउ अब एक लास्ट बचता है आपका इन एक्सट्रूजन प्रोसेस,
जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहां इस कोल्ड में हमने बैकवर्ड देख लिया है ना, इस कोल्ड में हमने बैकवर्ड देख लिया माय डियर, कोल्ड एक्सट्रूजन, इंपैक्ट एक्सट्रूजन। नाउ अब देखने वाले से फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। मींस यू नो व्हाट, यहां पे देखें कि सर क्या फॉरवर्ड एक्सट्रूजन की बात करें और वो भी कोल्ड, वो भी माय डियर कोल्ड, मींस वहां पे आप वर्कपीस को गर्म नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन करके आप वर्कपीस को एक्सट्रूड करने वाले हो। इट इज हार्ड, इट इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग, बिकॉज अगर आपका वर्कपीस डक्टाइल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका वर्कपीस अगर ब्रिटल हुआ तो क्या होगा। So these kind of extrusion process are basically called as hydrostatic process. My dear, अभी जो आप प्रेशर लगा रहे थे इन द हॉट मेटेलिक बिलेट, ध्यान से देखिए, अभी जो आप प्रेशर लगा रहे हो इन हॉट मेटेलिक बिलेट, जो कि आपको पता है सर यहां पे जो प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है माय डियर, बाकी दोनों जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है यहां से भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग ही रहा होगा फ्रॉम द मेटेलिक चैम्बर। सो जो प्रेशर की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है माय डियर, क्लियर। नाउ अगर मान लीजिए मैं यहां पे ब्रिटल मेटल को, मान लीजिए मैं यहां पे रख देता हूं ब्रिटल मेटल को, अगर ब्रिटल मेटल पे इतना प्रेशर लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत मुश्किल से एक्सट्रूड होगा, बिकॉज ज्यादा उसकी डक्टिलिटी नहीं है, वो फैल नहीं पाएगा। वो भी हमें करना है कोल्ड, वो भी हमें करना है माय डियर कोल्ड, मतलब गर्म नहीं करना है। इन द कोल्ड एक्सट्रूजन हमें करना है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन माय डियर, इट मींस गर्म ना करते हुए उसको हमें उसकी फॉर्मुलेटी बढ़ानी है, उसकी डक्टिलिटी बढ़ानी है, या मैं कहूं ऐसे वर्कपीस जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटल है, जिनका स्ट्रेंथ क्या है आपका ज्यादा है, उनको अगर आपको एक्सट्रूड करना है, इन दैट केस माय डियर अपन काम में लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन? सो इन ऑल द प्रोसेस अगर हमने देखा अभी, तो जो प्रेशर लग रहा है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ब्लेड पे लग रहा है और एक साइड लग रहा है। देयर इज नॉट ए यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाइड ऑन द बिलेट, यस और नो? इन ऑल द एक्सट्रूजन प्रोसेस देयर इज नॉट यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाइड ऑन द बिलेट, एक तरफ से ज्यादा लग रहा है माय डियर, और जो बिलेट से है आपके जो चैम्बर है वहां से कम लग रहा होगा। बट हाँ ये बात तो है सर कि जो आपका वर्कपीस है, वो आपका बिलेट है, वो ट्राई एक्सियल कंप्रेशन में जी रहा है, इसकी वजह से वो अगर डक्टाइल है तो कहीं ना कहीं वो अपनी शेप में फॉर्म कर रहा है, किसी भी शेप में ढल रहा है। सो नाउ इन हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन हम क्या करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई ब्रिटल मटेरियल है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है माय डियर, ध्यान समझिएगा। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये क्या है आपका पूरा पर लिक्विड है, और आपको पता है लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो हर एक डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेम लगेगा। मींस इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट मींस हम चाह रहे हैं कि जो आपका यहां पे बिलेट होने वाला है, इट इज व्हाट द वर्क बिलेट, इसके ऊपर जो प्रेशर लगे वो क्या लगे, बिल्कुल सेम लगे, हर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। अगर हमने ऐसा किया तो हमने ये पाया माय डियर कि जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं, अगर इस ब्रिटल मटेरियल्स के बिलेट के ऊपर अगर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएं, अगर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएं तो कहीं ना कहीं जो आपके ब्रिटल मटेरियल्स हैं, या मैं कहूं जो अगर सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाएं, तो जितने भी जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं माय डियर वो बिहेव करते हैं जस्ट लाइक अ डक्टाइल मटेरियल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटल मटेरियल माय डियर, क्लियर। अगर ब्रिटल मटेरियल्स पे सेम फोर्स लगाया जाए हर एक डायरेक्शन में, देन ऐसा कंप्रेशन होता है माय डियर कि जो ब्रिटल मटेरियल जस्ट बिहेव एज द डक्टाइल मटेरियल, क्लियर। तो जब भी ब्रिटल मटेरियल के एक्सट्रूजन की आपके सामने बात आती है कि व्हाट इज द